बहुत से लोग बोल रहे हैं कि द कश्मीर फाइल्स कोई फिल्म नहीं है, यह एक प्रोपेगेंडा है, आरएसएस की साजिश है, बीजेपी का झूठ है। तो चलिए अगले 5 मिनट के अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ यह बताऊंगी कि सच्चाई क्या है, और आपको इस फिल्म में दिखाए गए सभी पात्रों के रियल कैरेक्टर से मिलवाऊंगी, उनके रियल इंटरव्यू को दिखाऊंगी, वीडियोस और फोटो भी दिखाऊंगी। बने रहिए हमारे साथ 5 मिनट के लिए। आपको फिल्म में दिखाया गया बिट्टा कराटे का इंटरव्यू तो याद ही होगा, जिसमें जब उससे यह पूछा जाता है कि क्या आप उनके कहने पे अपनी माँ को भी मार देते, तो उसका जवाब होता है हाँ, मार देता। यह इंटरव्यू एक्चुअली सच में हुआ था। बिट्टा ने इतना कत्लेआम किया था कि उसे यह भी याद नहीं था कि वो कितनों की हत्या कर चुका है। उसे असल में गिनती तक नहीं याद थी, पर रिपोर्टर के जोर देने पे वह 20 से 25 लोगों की हत्या करने की बात को स्वीकार करता है। बस दुख इस बात का है कि कुछ ज्ञानी बोलते हैं कि बस 32 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही की जाने ली। मुझे याद नहीं कितने। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये फिल्म में यह दिखाया गया है कि शारदा को आरा मशीन से 2 टुकड़ों में काट दिया जाता है। यह घटना गिरिजा टिक्कू नाम की एक महिला के साथ हुई थी, जो एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। जून 1990 में गिरिजा अपने स्कूल से अपना बकाया वेतन लेकर अपने घर की ओर निकलती है। वह रास्ते में अपनी एक स्थानीय मुस्लिम सहयोगी के घर रुकती है और वहीं से गिरिजा को किडनैप कर लिया जाता है। कुछ दिनों बाद उनका मृत शरीर बेहद भयानक स्थिति में सड़क के किनारे पाया जाता है। पोस्टमार्टम में पता लगता है कि उनके जीवित रहने के दौरान उनके साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार किया गया था, उनके साथ दुराचार किया गया, बुरी तरह से प्रताड़ित किया गया और एक आरा मशीन का उपयोग करके उन्हें 2 हिस्सों में काट दिया जाता है। जी हाँ, एक जिंदा महिला के शरीर के बीचों बीच नुकीली आरी से टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, और इसके बावजूद कश्मीरी हिंदुओं की बातों को आज भी नकारा जाता है और इस फिल्म को झूठा बोला जा रहा है। आपको वह चावल वाला सीन तो याद ही होगा, जिसमें बिट्टा खून से सने हुए चावल शारदा को खाने के लिए देता है। यह घटना उस समय हुई थी बीके गंजू के साथ, जो पेशे से एक टेलीकॉम इंजीनियर थे। आतंकवादियों से बचने के लिए गंजू घर के 3rd फ्लोर पर जाकर एक चावल के डिब्बे में छिप जाते हैं। तब आतंकवादी वहां आकर पूरे घर में उनको खोजते हैं, पर जब गंजू नहीं मिलते तो वो वहां से जाने लगते हैं। तभी गंजू के कुछ मुस्लिम पड़ोसी डिब्बे की तरफ इशारा करते हैं। फिर आतंकवादी उन्हें गोलियों से भून डालते हैं और खून से लथपथ हुए गंजू को वहीं छोड़ जाते हैं और जाते जाते कहते हैं, भीगने दो इन चावलों को तुम्हारे खून से, इसी चावल को अपने बच्चों को खिलाना, आह क्या टेस्टी खाना होगा। इस तरह की कई घटनाएं हुई थी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ। फिल्म में जिस चीफ मिनिस्टर की बात की गई है, जो गोल्फ खेलता था और बॉलीवुड की हीरोइनों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाता था, वह असल में फारूक अब्दुल्ला की बात हुई है। वह शबाना आजमी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाया करता था और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर चुप था, और उसके साथ राजीव गांधी भी चुप थे। इस तरह की कई घटनाएं हुई थी कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के साथ। फिल्म में जिस चीफ मिनिस्टर की बात की गई है, जो गोल्फ खेलता था और बॉलीवुड की हीरोइनों को अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर घुमाता था, वह असल में फारूक अब्दुल्ला की बात हुई है। वह शबाना आजमी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर घुमाया करता था और कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के ऊपर गहरी चोट और उसके साथ अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है, और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है, और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला अगर कहीं पड़ी है तो कश्मीर में पड़ी है, और वो भी श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपके पिताजी की राजनीति के चलते हुआ है। श्रीमान फारूक अब्दुल्ला जी आपकी, और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। दुनिया भर में लीगल ऑक्यूपेशन की बात हो रही है कश्मीर की। वाले स्टूडेंट्स को गुमराह करती है, उन्हें ब्रेन वॉश करती है और उनसे आज़ादी के नारे लगवाती है। वह असल में जेएनयू यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर निवेदिता मेनन है, जिसने यह प्रोपेगेंडा फैलाया है
कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है और कश्मीर को भारत से आज़ादी चाहिए। इस फिल्म में कृष्णा जब बिट्टा के घर उससे मिलने जाता है तो वह एक तस्वीर देखता है पल्लवी जोशी की बिट्टा कराटे के साथ हाथ मिलाते हुए। यहाँ असल में सो कॉल्ड वामपंथी और प्रोपेगेंडा वाली जर्नलिस्ट अरुंधति रॉय को दिखाया गया है, जिनकी एक फोटो आतंकवादी यासीन मलिक के साथ हंसकर हाथ मिलाते हुए वायरल हुई थी। फिल्म में जहां एयरफोर्स ऑफिसर की गोली मार के हत्या की जाती है, वहां असल में इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी को दिखाया गया है और आतंकवादी यासीन मलिक ने यह बात लाइव टीवी इंटरव्यू में कबूल की थी कि उसने 4 निहत्थे एयरफोर्स ऑफिसर्स को मारा है। साथ साथ उसने कश्मीरी हिंदुओं और जस्टिस नीलकंठ गंजू को भी मारने की बात कबूली थी। इतना ही नहीं, उसने तब के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद की बेटी रूबिया सईद को किडनैप करने की भी बात कबूली थी। There was a civilian bus. 12 children were in that bus, and they all were brutally killed by the Indian security forces at the same spot. Does that justify the killing? We are not justifying the killing, but as far as our armed struggle was concerned, it was directly against the security forces. It was not against the civilian people. If you're not justifying, well, there were 2 civilian people who were killed. There were 2 family members, 2 women who died later in hospital. But if you're not justifying it, you're not apologizing for it. Why? Any women? 2 women died. We have not killed any women. 4 Air Force personnel, 2 women died. We have not killed any women. This case is pending in the court. Why government of India is not starting the trial? The Kashmir responsibility that we have killed the woman. Well, if there is one shooting in, I don't think I accept. Yes, we have started the armed struggle. इसके बावजूद यासीन मलिक कश्मीर में हीरो की तरह घूमता रहा और 2014 के पहले यानी कांग्रेस के समय यासीन मलिक भारत में दामाद बनकर बैठा हुआ था, जहां भारत के प्रधानमंत्री भी उससे हाथ मिलाते और तोहफे लेते थे। आप इसको ऐसे देखिए, यासीन मलिक हाफिज सईद से मिलता है। हाफिज सईद ताज होटल में 26/11 आतंकवादी हमला करवाता है। फिर यासीन मलिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलता है। फिर हाफिज सईद या पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई भी नहीं होती। यह बस आपको समझाने के लिए था। अब आप समझे कि कांग्रेस ने इस देश में कितना जहर घोला है। और फिल्म में जब पल्लवी जोशी यानी राधिका मेनन कृष्णा से कहती है कि करंट पीएम को कश्मीरी पंडितों से बहुत प्यार है, वह उन्हें वापस कश्मीर में बसाना चाहते हैं, तो वह करंट पीएम यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करती है, जिन्होंने आर्टिकल 370 हटाया था। इसीलिए बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। यासीन मलिक से लेकर बिट्टा कराटे, आज ये सभी लोग जेल में हैं, तो इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। आज कश्मीर में यदि शांति है और कश्मीरी लोग द कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी शांति से देख पा रहे हैं, तो इसमें मोदी जी का योगदान है। द कश्मीर फाइल्स कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये एक सच्ची घटना पे आधारित फिल्म है जो 7 लाख कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को बयां करती है, जो अपने कोठी बंगले और तमाम तरह के ऐशो आराम छोड़कर नालियों के किनारे टेंट में रह रहे हैं। यह फिल्म एक थप्पड़ है उन सेक्युलर हिंदुओं के मुंह पे जो सेक्युलरिज्म के नाम पे बिल्कुल अंधे हो चुके हैं। इस फिल्म में अनुपम खेर जैसे कलाकारों ने, जिन्होंने इस घटना को सामने से देखा और महसूस किया है, उन्होंने इस फिल्म में जान फूंक दी है और इनको नेशनल अवार्ड तो पक्का है। यह फिल्म बॉलीवुड के लिए टर्निंग पॉइंट साबित है, क्योंकि अब कुछ बड़ा तूफान आने वाला है। फिल्म जगत की दुनिया में कुछ बड़ा होने वाला है। और एक बार धन्यवाद श्री विवेक अग्निहोत्री जी का, जिन्होंने ऐसी फिल्म बनाने की हिम्मत। हम चाहते हैं कि इस फिल्म को ऑस्कर अवार्ड मिले। आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो करके राम राम जरूर बोलिए। हमारी इंस्टाग्राम ID @7anonymous.yt है। हमने कश्मीरी हिंदुओं पे एक वीडियो इंस्टा पर भी अपलोड किया है जो थोड़ी सी वायरल हुई है। हमें फॉलो करके उसे भी देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जय श्री राम।